कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो होने वाला है ये मैथमेटिक्स का होने वाला है। तो लास्ट वीडियो जो हमारा मैथमेटिक्स का था वो था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और वहां पर भी हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। आगे वहां से हम लोग आज इस एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी खत्म हो जाएगा। बस लास्ट के 5 क्वेश्चंस रह गए थे, उन 5 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे शुरू करते हैं नंबर 16 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. So if each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prizes. देखो क्या बोल रहा है कि हमको फाइंड करना है कि मेरे पास टोटल है 700 रुपीज। यहाँ पर स्कूल में वैसे स्टूडेंट्स को इन 700 रुपीज से प्राइज देना है जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, और 7 स्टूडेंट्स को प्राइज देना है। हाँ, 7 स्टूडेंट को प्राइज देना है, और हर एक स्टूडेंट का प्राइज मनी जो है अपने पहले वाले या फिर अपने से ऊपर वाले स्टूडेंट से 20 रुपया कम होगा। अपने से ऊपर वाले या फिर बोले कि अपने से पहले वाले स्टूडेंट से 20 रुपया कम होगा। तो यहां पर देखिए, अगर हम मान ले कि पहले स्टूडेंट को x रुपीज मिलता है, अगर फर्स्ट स्टूडेंट को x रुपीज मिलता है, तो इसके बाद जो अगला सेकंड स्टूडेंट होगा उसको x माइनस 20 रुपीज मिलेगा। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टूडेंट होगा उसको इससे भी 20 रुपया कम यानी x माइनस 40 रुपीज मिलेगा। फोर्थ स्टूडेंट को इससे भी 20 रुपया कम यानी x माइनस 60 मिलेगा। फिफ्थ वाले को इससे भी 20 रुपया कम यानी x माइनस 80 मिलेगा। फिर इसके बाद वाले को x माइनस 100 मिलेगा, और सबसे लास्ट वाले को x माइनस 120 मिलेगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाले को x माइनस 120 मिलेगा। तो ये हो जाएंगे हमारे सातों स्टूडेंट्स के कैश प्राइजेस। लेकिन ये अभी एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, ये हमें x के फॉर्म में लिखा है। अभी हमको एग्जैक्ट कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले ये देख लेना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी, तो हमको पहले ये जो भी काम करेंगे एपी से रिलेटेड ही करेंगे। तो पहले ये चेक कर लेना है कि क्या ये जो मेरे को सीक्वेंस मिला ये एपी में है कि नहीं है। पहले इस चीज को चेक करना है। ठीक है, अब कैसे चेक करेंगे, जो हमारा सिंपल फंडा है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अगर ऐसा मतलब हर एक 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो सेम रहा तो हो गया एपी में, नहीं रहा तो नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो a1 है मेरे लिए, a1 या a का वैल्यू है x, और a2 है मेरे लिए x माइनस 20। तो a2 माइनस a या a1 इसी को a1 ही मान लेते हैं। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, x माइनस 20 माइनस में x माइनस में प्लस में कट गया, मेरा आ गया माइनस 20। अगर हम a3 माइनस a2 करें तो वो आ जाएगा x माइनस 40 माइनस में x माइनस 20। तो x माइनस 40 ये माइनस में x और प्लस में 20 कर देगा, तो माइनस प्लस x कट गया, माइनस 40 प्लस 20 माइनस 20। देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये जो मेरा सीरीज है रिजल्ट जो मेरा हमको मिला है सीक्वेंस वो एपी में। इस चीज को लिखेंगे, सिंस a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, therefore the given sequence is in AP। तो सबसे पहला काम मेरा यही था कि जो सीक्वेंस हमको मिला है ये एपी में है कि नहीं ये पता करना। अब हम पता कर चुके हैं कि एपी में है, तो अब हम आगे काम कर देंगे। हमको क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे x का वैल्यू निकालना है। टोटल कितने टर्म्स है एपी में, 7। तो अगर हम अब सीधे एपी का काम करेंगे तो सीधे मेरे लिए जो फर्स्ट टर्म है a वो है x, d वो हो जाएगा माइनस 20, यही ना, जो कांस्टेंट डिफरेंस है वही ना d होता है। फिर अगर हम बात करें n तो वो हो जाएगा 7, और लास्ट टर्म की बात करें यानी a7 की बात करें तो वो हो जाएगा x माइनस 120। ठीक है, आप चाहे तो इतना न करके केवल 2 या 3 टर्म लिखे और अप टू 7 टर्म्स लिख दीजिएगा, उसको भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब में क्या होगा, आपके लिए a7 नहीं रहेगा। उस हिसाब में उस केस में आपके पास a7 नहीं रहेगा, आपके पास रहेगा a, d और n रहेगा। इसके हेल्प से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम वही कर लेते हैं, क्यों फालतू में पूरा का पूरा हम कैलकुलेट करते फिरे। इससे हम क्या करते हैं,
यहां से हटा देते हैं और यहां से डॉट 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 अप टू 7 टर्म्स लिख देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां पर से मेरा ये हट जाएगा, A7 हट जाएगा। मेरे पास A है, D है और N है। और एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो सातों टर्म्स हैं इनका सम कितना होना है, 700, क्योंकि मेरे पास तो टोटल 700 ही है ना, वही 700 ना, सबको सातों स्टूडेंट्स को प्राइस के रूप में उसी 700 का कुछ कुछ पार्ट दिया जाएगा, तो इन सब का सम कितना आ जाएगा, 700। मतलब जो मेरे पास एपी का 7 टर्म का सम होगा वो 700 के इक्वल होगा। और हम लोग एपी के सम का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये इक्वल हो जाएगा 700 के। चलिए इसके बाद देखिए कि यहां से फिर n के जगह पे 7/2 इंटू 2a, तो a के जगह पे x यानी 2x प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी के जगह पे माइनस में 20 इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 700। ठीक है, ये हो गया 7/2, अंदर में 2x, ये हो जाएगा 6 इंटू 20 होता है 120, और चूंकि ये 20 माइनस में इसलिए यहां पर हो जाएगा माइनस में 120 इज इक्वल टू ये हो गया 700। अब देखिए अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7/2 इंटू 2x माइनस 7/2 इंटू 120 इक्वल्स टू 700। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए, इसके बाद ये 2 कट गया, ये 2 से ये 120 60 टाइम्स में कट गया, यहां पे आ गया मेरा 7x, सॉरी माइनस ये हो गया 420 इक्वल्स टू 700। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 700 प्लस में 420, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1120 और डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो ये आ जाएगा 160। मतलब मेरा जो x का वैल्यू आया वो हो गया 160। ठीक है, जो x का वैल्यू आ गया वो हो गया 160, और x क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट का प्राइज मनी। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट के लिए प्राइज मनी। तो हम फर्स्ट स्टूडेंट में मेरे को फर्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा ₹160, सेकेंड वाले को मिलेगा इससे 20 कम यानी 140, थर्ड वाले को मिलेगा इससे 20 कम यानी कि 120, फोर्थ वाले को मिलेगा इससे 20 कम यानी कि 100, फिफ्थ वाले को मिलेगा इससे 20 कम यानी कि 80, सिक्स्थ वाले को मिलेगा इससे 20 कम यानी कि 60, और जो लास्ट में यानी 7th नंबर पे होगा उसको मिलेगा 40। देख लीजिए इन सबका सम 700 ही आएगा। ठीक है, इन सबका सम 700 ही आएगा। 700 ही आएगा। तो ये हो गया मेरा सातों स्टूडेंट्स का प्राइज मनी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है। हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम्स, उसको जो भी वहां से हमको सीक्वेंस मिलेगा वो एपी में ही होगा, लेकिन बशर्ते चूंकि हम लोग यहाँ सॉल्व करना हमको, तो पहले उसको चेक करके दिखाना होगा कि वो एपी में है या फिर नहीं है। बस ये चेक कर लिए, उसके बाद एपी के जो चीजें हमने पढ़े हैं उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छी सोच है। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। चलो मतलब हर सेक्शन it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। मतलब कि अगर कोई 8 क्लास का है तो हर सेक्शन में, मतलब 8 क्लास में अगर 4 गो सेक्शन है तो हर सेक्शन 8 को प्लांट रोपेगा। ठीक है,
मतलब 8 गो पेड़ प्लांट करेगा, ठीक है। They are studying. Example: a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12. मतलब कि 1 2 लेकर के क्लास 12 तक ऐसे ही कर चलते रहेगा। मतलब जो जिस क्लास में है, जो सेक्शन जिस क्लास का है उतना ही ट्रीज को प्लांट करेगा। There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हर क्लास का 3 सेक्शन है, टोटल 12 क्लास है हमारे पास। 1 का 3 सेक्शन, 2 का 3 सेक्शन, 3 का 3 सेक्शन, 4 का 3 सेक्शन, 5 का 3 सेक्शन। तो देखिए क्या है कि जो सेक्शन जिस क्लास का है वो सेक्शन उतना ही ट्रीज को प्लांट करेगा। ये इस क्वेश्चन में कंडीशन है। तो अगर हम बात देखें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं तो हमको एपी ही निकालना है, यहाँ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही निकालना है, वैसा सीक्वेंस निकालना है जो एपी में होगा। तो अगर हम क्लास 1 की सबसे पहले बात कर ले, क्योंकि क्लास 1 में 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन एक ही ट्रीज को प्लांट कर सकता है, तो पूरा का पूरा क्लास 1 से कितना ट्रीज आएगा, 3 ट्रीज, ठीक है। अगर अब क्लास 2, चूंकि वो क्लास 2 है तो हर एक सेक्शन 2 ही ट्री को प्लांट करेगा, और 3 सेक्शन है तो टोटल हर एक सेक्शन 2 ट्री को प्लांट कर रहा है, तो 3 सेक्शन 6 ट्री को प्लांट करेगा। अगर हम क्लास 3 की बात कर ले तो क्लास 3 है तो एक सेक्शन 3 ट्रीज को प्लांट करेगा। तो 3 सेक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे क्लास 3 की ओर से, 9। और ऐसे ही करते 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 क्लास 12 का देखेंगे तो चूंकि क्लास 12 है तो हर एक सेक्शन 12 ट्रीज को प्लांट करेगा, और 3 सेक्शन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम क्लास 12 हो जाएगा 36। ध्यान से देखिए ये मेरा एक एपी बन गया, ठीक है, ये मेरा एक एपी बन गया। क्योंकि देख रहे हैं कि हर 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखिए 6 - 3 3, 9 - 6 3, ये भी बन गया है। तो इसको कैसे दिखाना है वो आप लोग जानते हैं, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। हम फर्दर सॉल्यूशन को यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। चूंकि ये एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म मेरे को दिया हुआ है 3, ठीक है, डी दिया हुआ है, हो जाएगा 6 - 3 = 3, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म जो है वो है 36। हमको n का वैल्यू नहीं पता है, हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट हुए, पूरा इन ऑल टोटल कितने ट्रीज प्लांट हुए। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर सम निकालना होगा ना, क्योंकि जितने भी इसमें टर्म्स आएंगे उन सबका सम निकाल देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकल जाएगा, ठीक है। तो सम निकालने के लिए हमको चाहिए n a d, ठीक है, n सबसे जरूरी है, n फिर a और फिर d, और d अगर नहीं है तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म से भी मेरा काम हो जाता है, लेकिन n तो चाहिए ही चाहिए, और वही चीज हमारे पास यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे, किसके हेल्प से, लास्ट टर्म यानी nth टर्म के हेल्प से निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 36, a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है तो वैसे ही छोड़ देंगे, और d का वैल्यू भी 3। 36 = 3 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3n माइनस में 3 प्लस -3 कट गया तो बच गया 36 = 3n। यहां से मेरे को n का वैल्यू मिल जाएगा 36/3, दैट इज, अच्छा सॉरी इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि टोटल 12 क्लासेस है ना, तो n का वैल्यू 12 होगा, तो सीधे इसको यहां में लिख देंगे। माफ करिएगा, इसको काम करने की जरूरत नहीं थी ये, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा वर्क फिर मेरे लिए, ये अभी मेरे को दिमाग में आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर टोटल 12 क्लासेस थी तो n का वैल्यू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना है सम ऑफ दिस एपी यानी Sn, जिसका फॉर्मूला होता है n/2 × a + an। क्योंकि a + an हम ले रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जल्दी सॉल्व भी हो जाता है और मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, मतलब n भी अवेलेबल है, a भी अवेलेबल है, an भी अवेलेबल है। तो ये जो लास्ट टर्म है ये भी n की जगह 12th टर्म होगा। तो s कितना टर्म है, तो 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे, ये n की जगह पे 12/2, a की जगह पे 3 और an की जगह पे 36। तो 12 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 काट करके, और मल्टीप्लाइड बाय दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 39, मल्टीप्लाई करेंगे 234। तो मेरे को देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, 234। समझ में आया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, हम लोग एपी पढ़ रहे हैं तो हमको एपी फॉर्म करना है, एपी फॉर्म हो गया उसके बाद तो काफी इजी, ठीक है। मेरे लिए जो चैलेंजिंग काम होता है वो यही होता है, ऐसे
वो सीक्वेंस बना लेना जो एपी में है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 18 की तरफ। चलिए नंबर 18 क्या बोलता है कि a spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting from center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, dot dot dot, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? Take pi 22/7। ध्यान देखिए फिगर 5.4 क्या है। पहले हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये रहा मेरा पॉइंट ए, इसके जस्ट बगल में पॉइंट बी। ठीक है, पहले पॉइंट ए को सर्कल सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया है, फिर पॉइंट बी को मान करके, फिर पॉइंट ए बन जाएगा सेंटर, फिर पॉइंट बी बन जाएगा सेंटर। ठीक है, डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पाया, ऐसे डॉट 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 अप टू 13 सेमी सर्कल्स जाएगा। यहाँ पर मैंने कितने बना लिए, 1 2 3 4 बना दिए, अप टू 13 तक जाएगा। और ये जो ए बी लेंथ है ना, ये 0.5 है। फिर जो ये वाला सेमी सर्कल है यानी ये वाला, इसका रेडियस जो है यानी यहां से लेकर के यहां तक, यानी बी से जहां तक बात करेंगे ये 1 सेंटीमीटर है। फिर जो ये वाला है जिसका सेंटर ए है ये 1.5 सेंटीमीटर, मतलब जो ये है ये 0.5 का है। ए से भी 0.5, यहां से यहाँ 0.5, यहां से यहाँ 0.5, यहां से यहाँ 0.5, फिर मतलब ये भी 0.5, मतलब 0.5 का डिफरेंस यहाँ पर होते जा रहा है। ठीक है, हमको ये टोटल स्पाइरल का लेंथ कैलकुलेट करना है अप टू 13 सेमी सर्कल्स, अप टू 13 सेमी सर्कल्स। ध्यान से देखिएगा स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या है कि हर एक सेमी सर्कल का हम सर्कमफेरेंस निकाल लें। सर्कमफेरेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल का या सेमी सर्कल का उसका बाउंड्री का लेंथ होता है, उसका बाउंड्री का लेंथ होता है। तो हम क्या करेंगे, 13 सेमी सर्कल्स का सर्कमफेरेंस निकाल के ऐड कर देंगे, मेरे को टोटल स्पाइरल का लेंथ मिल जाएगा। तो वही काम यहां पे करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एपी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एपी। अब वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अगर हम R1 बोले, मतलब जो फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस है वो है 0.5, जो सेकेंड का रेडियस है वो है 1.0 यानी 1, फिर थर्ड के लिए 1.5, फिर ऐसे ही करते करते डॉट 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 अप टू 13th सेमी सर्कल। तो ध्यान से अगर आप इसको देखिएगा तो जो रेडियस है सारे सेमी सर्कल्स का वो एपी में है। कैसे देखिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.5, वैसे ही इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी 0.5 है। तो मतलब जो सेमी सर्कल्स का रेडियस है वो एपी में है। तो इस चीज को लिखेंगे कि सिंस इट कैन बी सीन दैट द रेडियाई ऑफ द सेमी सर्कल्स आर इन एपी। ठीक है, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है यानी ए वो है 0.5, और यानी जो डी है वो है 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5। ठीक है, हमको अप टू 13th सेमी सर्कल जाना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 13, नहीं ना। 13 सेमी सर्कल है तो 13 वो रेडियस निकलेगा, तो 13 वो एक टर्म होगा एपी में, तो n का वैल्यू भी हो जाएगा 13। अब देखिए कैसे होगा, अगर हम टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल की बात करेंगे तो वो होगा क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो टोटल पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा ओनली पाई आर। तो फर्स्ट सर्कल के लिए निकाल रहे हैं तो पाई R1, सेकेंड सर्कल के लिए निकाल रहे हैं तो पाई R2, थर्ड सेमी सर्कल थर्ड सेमी सर्कल के लिए निकाल रहे हैं तो पाई R3। ऐसे ही करते करते जाएंगे हम लोग कब तक, अप टू 13th सेमी सर्कल, तो उसके लिए हो जाएगा पाई R13। देखिए सब में पाई क्या है, कॉमन है। अगर हम पाई को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस
R3 प्लस डॉट 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 R13 पाई इंटू सम ऑफ रेडियाई ऑफ ऑल 13 सेमी सर्कल्स। और हमको ये बात पता है कि जितने भी सेमी सर्कल्स हैं उनका रेडियाई एपी में है, तो मतलब ये क्या हो गया, सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी विच इज हैविंग 13 टर्म्स, विच इज हैविंग 13 टर्म्स। तो अगर हम सीधे बात करें पाई, सॉरी, तो यहां पर सम ऑफ एपी क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। चलिए इसके बाद यहां देखते हैं कि यहां से अगर हम पाई का वैल्यू पुट कर दे 22/7, जो कि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, अंदर n बाई 2, तो n है 13, तो यह हो जाएगा 13/2 इंटू 2a इंटू 2a यानी 2 इंटू 0.5 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 12 इंटू डी, और डी की जगह पे भी 0.5, ठीक है। ये हो गया 22/7 इंटू 13/2 इंटू ये 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.5 आ जाएगा 6। ये हो गया 22/7 इंटू में 13/2 इंटू में 6 प्लस 1 7, 7 कट गया, 2 से 22 11 टाइम्स पे कट गया, तो 11 इंटू 13 दैट इज मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 143। और चूंकि सारे रेडियस सेंटीमीटर में है तो ये लेंथ भी सेंटीमीटर में, तो इस जो स्पाइरल बनेगा उसका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है, बस मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम क्या है कि ये समझना कि एपी कहां बन रहा है और किस तरह से फिर हम एपी का हेल्प लेंगे, एपी के कॉन्सेप्ट्स का हेल्प लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैथमेटिक्स बहुत इजी है, केवल बकलोल और बुड़बक लोग के लिए मैथमेटिक्स हार्ड होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स काफी इजी चीज है, बस क्या है हमारे लिए जरूरी, चीजों को समझना और उन्हें अपने दिमाग में रखना, चीजों को समझना और उन्हें अपने दिमाग में रखना, और यह भी समझना कि जो चीजें हम जानते हैं उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, कब और कैसे करना, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्दर 19 क्वेश्चंस में, सॉरी 19th नंबर के क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा नंबर 20। चलिए फटफट खत्म करते हैं हम लोग। नंबर 19, क्या बोल रहा है कि 20 logs are stacked in the following manner। एक डायग्राम यहां पे दिया हुआ है जिसमें 20 logs यानी लकड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है। 20 logs in the bottom row, 19 logs in the next row, 18 logs in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो देखिए डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है देखिए 3 रो बनाया हुआ है, आप क्वेश्चन को देखिएगा वहां पर, तो 3 रो बनाया हुआ है। सबसे नीचे वाला रो है उसमें 20 लॉग है, ठीक है, 20 लॉग्स है। उसके जस्ट ऊपर वाला में एक कम यानी 19 है, उसके जस्ट ऊपर वाले में एक कम यानी 18 लॉग्स है। तो हमको ये पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे कितने हम रोज बनाते जाए कि 200 लॉग्स मेरा आ जाए, और जो 200 लॉग्स कंप्लीट होने के बाद जो सबसे ऊपर वाला रो होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये भी यहां पर भी एक एपी बनेगा, क्योंकि यहां जो डिफरेंस है एक एक कम होते जा रहा है, यानी जो डिफरेंस है वो एक का होते जा रहा है। जो एपी बनेगा वो पहला रो में 20 लॉग्स, सेकेंड रो में 19 लॉग्स, थर्ड रो में 18 लॉग्स, फोर्थ में 17 होगा, और कब तक रहना है, जब तक कि मेरा टोटल 200 लॉग्स ना आ जाए, ठीक है, जब तक कि टोटल मेरा 200 लॉग्स ना आ जाए, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होगा मेरे लिए, अच्छा लास्ट टर्म तो क्या होगा वो तो पता नहीं,
ठीक है, ऐसे डॉट डॉट चलते जाएगा। इसके बाद चलिए एक दो और लिख देते हैं, इसके बाद 17 होगा, इसके बाद 16 होगा नेक्स्ट रो में, और डॉट डॉट फिर ऐसे चलते जाएगा। ये फर्स्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स, ये सेकंड रो में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में। तो हमको बताना है कि 200 लॉग्स को रखने के लिए ऐसे ऐसे कितने रोज बनेंगे और सबसे टॉप वाले रो में कितने लॉग्स होंगे, ये हमको फाइंड करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो भी एपी बन रहा है उन एपीज के सारे टर्म्स का सम कितना होगा 200, कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं 200। उन्हीं 200 लॉग्स को ना हम इस सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं कि सबसे नीचे वाला रो में 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर में 18, उसके ऊपर में 17, देन 16। तो टोटल सम मेरा क्या हो जाएगा, यानी एसएन जो दिया हुआ है वो है 200। फर्स्ट टर्म हो जाएगा 20, डी हो जाएगा 19 माइनस 20 दैट इज -1। और हमको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रोज, यानी एन, यानी जो एपी बनेगा इसका नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। वही ना नंबर ऑफ टर्म्स मेरे लिए नंबर ऑफ रोज होगा। तो हमको इस एपी के लिए एन फाइंड करना है और लास्ट टर्म फाइंड करना है कि जो सबसे लास्ट वाला यानी सबसे टॉप वाला जो रो होगा उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, यानी हमको एन और ए एन फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आया? तो बस इजी है एन और एन फाइंड करना इन चीजों की हेल्प से। देखिए हमको एसएन दिया हुआ, तो सीधे हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे को एसएन का फॉर्मूला पता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एसएन है मेरा 200, ये हो जाएगा n/2, n तो हमको फाइंड ही करना है, तो बाई 2, 2a, a के जगह पे 20, तो 2 इंटू 20 40 प्लस n-1, तो n तो हमको फाइंड करना है, तो n वैसे रहेगा, d के जगह पे -1। ये हो जाएगा n/2 इंटू 40 प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में n और प्लस में 1। तो देखिए इधर है 200, ये 200 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 400, और n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41, और 41 इंटू n 41n माइनस में n, और ये वाला n मल्टीप्लाई होकर n² बन जाएगा। ठीक है, जब इस सब कुछ इधर आएगा तो n² माइनस में 41n प्लस में 400 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिला। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, हमको n के दो वैल्यूज मिलेंगे, उसमें से एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा। जो राइट हो करेक्ट होगा उसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और फिर an निकाल लेंगे। उसके बाद फिर an निकालेंगे। an निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है, d है, n चाहिए, n यहाँ से निकल जाएगा, उसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, हमको लास्ट टर्म निकल जाएगा। चलिए काम करते हैं। अब कैसे हमको किस चीज में फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ है 400 और यहाँ है n², मतलब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो 400n² आएगा। तो बीच वाले को हमको 41 को कुछ इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 400n² प्लस में आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस में 41n आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या किया जा सकता है। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए हो गया। 25 इंटू 16 मेरा 400 होता है। यहाँ n² माइनस में 25n और माइनस में 16n प्लस में 400 विल बी इक्वल टू 0। यहां से देखिए 25n इंटू 16n मेरा 400n² आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए प्लस में आएगा प्रोडक्ट इसका, और दोनों को ऐड करने पर मेरा माइनस में 41n आ जाएगा। चलिए इस क्वाड्रेटिक को आगे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से मेरा n कॉमन निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा यहां से n, यहां से माइनस में 25, यहां से माइनस में 16 बाहर निकलेगा, अंदर बच जाएगा n - 25 इक्वल टू 0।
अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में n माइनस 25 कॉमन है और यहां से बच जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मेरे लिए n माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा और n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। n का यहां से आ जाएगा 25 और यहां से आ जाएगा 16। n का दो वैल्यू आया, एक तो 25 और एक आया 16। ठीक है, एक आ गया 25 और एक आ गया 16। तो हमको देखना है कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा। हाँ, चलिए हम क्या करते हैं, an को निकालते हैं दोनों n को लेते हुए। फिर हमको यहाँ पे समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमको यही नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे। अगर वही तो हमको फाइंड करना था, वही एक आ रहा 25, एक आ रहा 16, कौन वाला करेक्ट है ये कैसे पता करें। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों n को लेते हुए an निकालते हैं, शायद हमको वहां से कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, अगर हम यहां से पढ़ेंगे, अगर n इज इक्वल टू 25 हुआ और तब अगर हम an निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a के जगह पर क्या होगा 20 प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1 यानी 24 इंटू डी की जगह पे माइनस 1, ये हो जाएगा 20 प्लस इंटू माइनस, माइनस में 24 और ये माइनस में 4 आ गया। देखिए अब ये क्या हो गया -4। क्या नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि -4 लॉग्स रखा जाएगा सबसे टॉप वाले रो में? नहीं, चूंकि नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मेरे लिए ये n गलत है क्योंकि इस n के लिए मेरा an आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, विच इज रॉन्ग। तो मेरे लिए ये n करेक्ट होगा और इसके लिए अगर हम an का निकालेंगे वैल्यू तो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a के जगह पे 20 प्लस n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 15 इंटू डी के जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस इंटू माइनस माइनस में 15 और आ गया 5। तो मेरे लिए ये पॉजिटिव आया तो ये n ट्रू है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे 16 और सबसे टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा वो होगा 5। ठीक है, सबसे टॉप रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स होगा वो होगा 5। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग कई बार दुविधा में अगर फंस जाए तो आगे करके देखते हैं ना कि किस वाले से हम गलत पहुंच रहे हैं। ठीक है, किस चीज को लेकर के हम गलत जगह पहुंच रहे थे, जिस चीज को लेकर गलत जगह पहुंच रहे वो चीज ही गलत है। ठीक है, इसलिए वो गलत हो गया, मतलब ये n का वैल्यू नहीं होगा, वो ट्रू है और ये होगा टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन लास्ट जो है हमारा नंबर 20, उसको कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर को हंसते खेलते विदा करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस चैप्टर का जो अभी नंबर 20 आएगा वो चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद और एक एक्सरसाइज है 5.4, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए वो यहां पर मैं उसको अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर 20 आ जाते हैं। ध्यान से देखिए नंबर 20 क्या बोलता है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. ठीक है, फिगर भी यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि a competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बकेट है रखा हुआ है, जो यहाँ पे देखिए 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, 10 पोटैटो है, P1 P2 P3 डॉट 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 P10। ठीक है, और इस P1 से यानी पोटैटो नंबर 1 से 5 मीटर के डिस्टेंस पर एक बकेट रखा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर और हर एक मतलब और दो कंसेक्यूटिव पोटैटोस के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर।
ठीक है। अब यहाँ पर एक गर्ल कॉम्पिटिटर है, एक लड़की है जो क्या करती है, जो इस बकेट के पास से शुरू करती है, यहां से शुरू करती है। वो पहले यहां से भाग के जाती है पोटैटो तक, पहले पोटैटो तक, फिर उस पोटैटो को वहां से उठाती है और फिर वापस आती है और फिर इस बकेट में डालती है। फिर यहां से भागती है अगले पोटैटो तक, उसको उठाती है, वापस आती है दौड़ के, फिर बकेट में डालती है। फिर तीसरे पोटैटो को उठाती है, फिर वापस आती है, बकेट में डालती है। और ऐसे करते करते वो 10 पोटैटो को उठा करके बकेट में डालती है। तो हमको ये कैलकुलेट करना है कि वो गर्ल कॉम्पिटिटर टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखिए ये भी एपी वाले चैप्टर में आया, तो यहाँ पर हमको फिर से एपी निकालना होगा। तो एपी कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए। सबसे पहला रन जो उसका होगा, सबसे पहला ट्रिप जो होगा उसका, वो कितने मीटर का होगा वो कैलकुलेट कर ध्यान देखिए। अगर वो यहां से शुरू कर रही है पहले पोटैटो को उठाने के लिए, तो पहला पोटैटो कितना है 5 मीटर दूर, तो पहले वो यहां से 5 मीटर आएगी, फिर इसको उठाएगी और फिर वापस 5 मीटर दौड़ के आएगी बकेट में डालने के लिए। तो पहला ट्रिप उसका हो जाएगा 10 मीटर का, ठीक है। दूसरा ट्रिप देखे तो फिर बकेट के पास से शुरू करेगी दूसरा पोटैटो, जो कि बकेट से 8 मीटर दूर है। क्यों? क्योंकि पहला पोटैटो 5 था और P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस 3 हो गया, तो बकेट से P2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो बकेट से 8 मीटर दूर है, 8 मीटर दूर दौड़ के आएगी, फिर उठाएगी, फिर वापस जाएगी 8 मीटर और बकेट में डालेगी, यानी टोटल हो गया 16 मीटर का ट्रिप। फिर अगला पोटैटो तो 11 मीटर दूर है, तो 11 मीटर भाग के आएगी, फिर वापस 11 मीटर दौड़ के जाएगी और फिर पोटैटो डालेगी, यानी हो गया 22 मीटर। तो अगला पोटैटो फिर उसके बाद अगला होगा 14, तो 14 का डबल 28 मीटर। ऐसे ऐसे करते करते अप टू 10 टाइम्स, क्योंकि 10 पोटैटो है ना। ध्यान से देखिए एपी में बन रहा है, ये बन रहा है 10, 16, 22, 28, 10, 16, 22, 28। और ध्यान देखिएगा तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, वो क्या है 6 मीटर का। तो एपी बन गया, और एपी के सारे टर्म्स का सम निकाल लेंगे तो हमको वो कंप्यूटर के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया वो नहीं मिल जाएगा। तो वही काम करेंगे हम लोग। यहां पर ए हो गया 10, बी हो गया 16 माइनस 10 दैट इज 6, और लास्ट टर्म तो पता नहीं, लेकिन एन जो है वो है 10 है। तो हम सीधे निकालेंगे एस एन, जो कि होता है n/2 इंटू ए प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन यानी एस एन के जगह पे 10, एन के जगह पे 10/2, 2a, a है 10 तो 2a हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9, और d के जगह पे 6 इंटू 6। ये हो जाएगा कट के 5, तो 5 अंदर में हो जाएगा 20 प्लस 9 6 54, 5 इंटू दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 74, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 370 मीटर। तो जो गर्ल कॉम्पिटिटर का टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगी वो हो जाएगा 370 मीटर। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा 370 मीटर। ठीक है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, तो देखिए हमको करना क्या है, चीजों को खाली समझना है और दिमाग में रखना है, और साथ साथ ये भी समझना है कि जो चीज हम जानते हैं, जो हमने सीखा है, उसका कब और कैसे हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इनफैक्ट जो पूरा चैप्टर है उसमें कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे किसी भी वीडियो, इस चैप्टर के किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल खतरीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या हो कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए चैप्टर में, नए लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।